हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। तो आज के वीडियो में जो प्रॉब्लम्स या जो भी कठिनाइयां आप फेस कर रही हैं उनका एक और सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी आप लोगों से बीमा के लिए कहते हैं तो कॉमनली जो लोगों के जवाब आते हैं, आंसर्स आते हैं, वो होते हैं कि अभी नहीं करवाना है, अभी पैसा नहीं है, या फिर कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो आज हम इन 3 तरह के जो ऑब्जेक्शंस आप फेस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस की किसी से बात करते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पहली बार बात करने पे जो व्यक्ति है, जो भी हमारा ग्राहक है, वो मान जाए और हाँ कह दे। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले व्यक्ति जो है वो ना ही कहता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी कुशलता से, अपनी नॉलेज से, अपनी इम्प्रेसिंग पावर से कैसे उसकी ना को हाँ में बदलते हैं। तो चलिए एक कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिले, कुछ टिप्स मिले, जिससे कि आप व्यक्ति की ना को हाँ में बदल सकें। तो देखिए, सबसे पहले लोग कॉमनली बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी इंश्योरेंस नहीं करवाना, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे, है ना। तो ऐसे कॉमनली जो आंसर्स हैं लोग कहते हैं जब भी आप किसी से इंश्योरेंस की बात करते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अभी नहीं करवाना। तो देखिए, आपको उसे बताना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी देती है ना, वो भी इंश्योरेंस देते हुए चेक करती है कि जिसे हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्या वो स्वस्थ है, क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो क्या है कि अगर एक बार बीमारी लग गई कोई, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी ऐसी परेशानी शरीर में हो गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस नहीं देगी। ये बात आपने उसे समझानी है कि अगर अभी नहीं करवाओगे, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी। अक्सर, अब हम इंश्योरेंस के फील्ड में है ना, तो अक्सर हमारे साथ ये होता है, कॉमनली हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं हमें। जब कोई बीमार हो जाता है ना, उसके बाद वो फोन करते हैं और कहते हैं कि क्या अब हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, है ना। या फिर किसी को कोई और जानलेवा बीमारी लग जाती है, जैसे कैंसर टाइप, या कोई ऐसी बीमारी लग गई जिससे अब पता है कि मोस्टली मतलब चांसेस हैं कि अब डेथ हो जाएगी। तब लोग कहते हैं कि अब हमारी जो है इंश्योरेंस कर दो। तो कोई भी कंपनी ऐसी स्थिति में आपकी इंश्योरेंस नहीं करेगी। जब तक आप स्वस्थ हैं, यंग हैं, सही एज में हैं, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ओके है, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगी। तो ये आपने अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसे गाइड करना है कि अगर अभी करवाते हो, स्वस्थ रहते हुए आप इंश्योरेंस करवाते हो, तभी आपको इंश्योरेंस मिल रही है। कल को अगर देर हो गई, फिर कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। और अगर मान लो कि आपको कोई ऐसा एजेंट मिल भी जाए जो कह दे कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपकी इंश्योरेंस करवा दूंगा, इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से आपकी इंश्योरेंस करवा रहा है, फ्रॉड आपके साथ कर रहा है, जिसका कि आपको कल को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आपको अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है, उसे ये जानकारी देनी है। अब देखिए कि ना, और लोग बहुत ये कॉमनली जो है बहाना लगाते हैं या बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है ना। तो इसका जो इस पर रिलेटेड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको बताना है कि भाई अभी तो आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, यंग हो, अपने लिए कमा रहे हो, है ना। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, तो फिर आप कब पैसा होगा आपके पास, है ना। अब जैसे अगर मान लो कि आप किसी भैया से बात करते हो, किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो आपको उसे बताना है कि अभी आप जॉब कर रहे हो, है ना। और आपके पास अभी पैसा आप कमा रहे हो। जब आप रिटायर हो जाओगे, पैसा कमाने लायक नहीं रहोगे, तब सोचोगे क्या इंश्योरेंस के लिए। और स्पेशली जब आप किसी महिला से बात करें, किसी दीदी से बात करें, तो आपको उसे गाइड करना है कि आप अपने परिवार के लिए इतना काम करते हैं, है ना। और जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब भी आप क्या अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाएंगे पैसे के लिए। तो इसलिए अभी से
थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि जब आप वृद्ध हो जाएं, काम करने लायक ना रहें, तो अपना पैसा जो है वो आपके पास रहेगा और सम्मान से आप अपना जीवन जी सकेंगे। अब पैसे से रिलेटेड जब बात आती है कि लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो आपने उसे ना 3 चीजें अच्छी तरह से समझा देनी है, जिनको कि आप पहले खुद समझ लो। सबसे पहली बात जो कि अभी स्क्रीन पर लिखी हुई है, कि आप जितनी कम उम्र में बीमा लेंगे ना, आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ना 30 साल तक की एज तक प्रीमियम बीमा ले लिया, तो उसका प्रीमियम आप देखना, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना कि प्रीमियम बहुत कम आएगा। पर अगर आप वही प्रीमियम, वही प्लान किसी 45 या 50 साल के व्यक्ति की एज डाल के देखोगे, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए अगर कम आयु में जीवन बीमा लिया जाता है, तो उसका प्रीमियम कम बनता है। तो ये आपने उसे समझाना है कि अगर अभी लोगे, आपके पास अभी पैसा आप कमा रहे हो, अभी अगर आप लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सारा जीवन जितना समय आपका बीमा चलेगा, पॉलिसी चलेगी, आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर ज्यादा उम्र में लोगे, बाद में कहोगे कि बाद में जब पैसा आएगा, तो पैसा तो व्यक्ति के पास कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा हमें पैसा कम ही लगता है। पर ये हमें देखना है कि कैसे एडजस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के लिए हम सेविंग करें। तो एक बात तो ये हो गई जो आपने समझानी है, कि जितनी कम उम्र में बीमा लोगे, उतना कम प्रीमियम आपको देना होगा। दूसरी बात, ये मोस्टली आप जो भैया लोग रहेंगे या जेंट्स होंगे, उनको आपने ये बात क्लियरली समझानी है, क्योंकि ये रिलेट करती है टैक्स बेनिफिट से। महिलाएं जरा टैक्स बेनिफिट के बारे में इतनी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो देखिए, जब भी हम एलआईसी की कोई पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, तो हमें उसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। मतलब जो प्रीमियम हम भरते हैं ना, तो उसमें हमें कर में, इनकम टैक्स में सरकार की तरफ से छूट मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि आपने समझाना है अपने प्रोस्पेक्ट को। मतलब इनकम टैक्स में छूट मिलेगी अगर हम जो प्रीमियम देंगे उस पे। ठीक है, तो ये आपने उसे गाइड करना है। तीसरी बात है कि कम समय में ही या कम उम्र में ही आपका जो परिवार है और आपके जो आश्रित हैं, मतलब जो आप पर डिपेंडेंट है, आपके माता पिता हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे होंगे, उनको टाइम पर आपने कवर कर दिया, और वो भी कम प्रीमियम में, है ना। तो ये तीनों बातें आपने समझानी है अपने प्रोस्पेक्ट को। जैसे कोई भैया है, तो आपने उसे समझाना है कि देखो, आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार आप पर डिपेंडेंट है, तो आपको इंश्योरेंस करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कभी मान लो कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के साथ भी, तो उसका जो परिवार है उसे इतनी ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्लेम का पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने अपना जो भी प्रोस्पेक्ट है उसे ये तीनों बातें समझानी हैं। जो भी आपको कहे कि पैसा नहीं है या अभी नहीं करवाना है, तो आपने ये तीनों चारों बातें जो है उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा देनी है। आपका काम सिर्फ समझाना है, ठीक है ना। क्योंकि अब जब ये सारी बातें आप उसे बताओगे ना, तो उसके दिमाग में वो घूमती रहेंगी। अगर आज वो आपसे पॉलिसी नहीं करवा रहा है ना, तो कल या परसों तो वो आपसे जरूर करवा ही लेगा। तो मतलब आपने उसे ये सारी चीजें बतानी है, गाइड करना है। नेक्स्ट जो है ना, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के बताई है कि भाई, हमें लोग कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर ना भरोसे वाली जो बात है ना, वो दो चीजों में आ जाती है। एक तो क्या है कि लोग कहते हैं कि हमें कंपनी पर विश्वास नहीं है, कि कंपनी कहीं हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, हमें पैसा नहीं मिलेगा, या इस तरह से, मतलब लोगों को कंपनी पर ही विश्वास नहीं है। ठीक है। और दूसरी जो बात है वो है कि हमें एजेंट पर विश्वास नहीं है, कि हमने पहले भी इंश्योरेंस करवाई थी और जो एजेंट था वो हमारे पैसे लेके भाग गया, या इस तरह से कई लोगों के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस रहते हैं। तो वो भी लोग सच्चे हैं, है ना, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम आपसे बताएंगे ही। तो इस तरह से भरोसा ना होना में ना दो चीजें आ जाती हैं। एक तो हो गया कि कंपनी पर विश्वास नहीं है, और दूसरा कि हमें एजेंट पर विश्वास नहीं है। ठीक है। तो ऐसे बातों में या ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको कैसे इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले तो बात होगी कि भाई कंपनी पर विश्वास नहीं है ना। कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, कॉमन सी बात है ना। जब हम अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें ये रहेगा ही कि हम जाने कि हाँ, ये सही है या नहीं है, हमारा पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं है। मतलब ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।
बल्कि आपको अपना जो भी आपका ग्राहक है उसकी इस टेंशन को दूर करना है। तो देखो, अगर एलआईसी पर विश्वास नहीं है ना, तो आपने उसे बताना है कि एक चीज होती है जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं सोवरन गारंटी, और हिंदी में कहा जाता है संप्रभु गारंटी। अब संप्रभु गारंटी या फिर सोवरन गारंटी का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? 500 रुपए का नोट देख रहे हो ना, है ना? अब आप इसे 500 रुपए का नोट क्यों मानते हो, बताओ मुझे, है ना? तो आप कहेंगे कि क्योंकि सरकार कहती है कि ये 500 रुपए का नोट है, गांधी वाला नोट है ये, है ना? अब साथ में एक और पिक्चर भी आप ये देख रहे हो। अब भाई अगर इस पे हम 500 रुपए लिख दें, मैंने 500 रुपए लिख दिया इस पे, ठीक है, और भी मान लो कि और भी जो डिजाइन था नोट पे जैसा है वैसा बना दिया, तब क्या आप इसे मानेंगे? 500 रुपए, क्या इसकी वैल्यू होगी 500 रुपए की? नहीं होगी ना। सिर्फ 500 रुपए की वैल्यू किसकी है? इसकी है। क्यों? क्योंकि इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने इस पर स्टैंप लगाई हुई है कि ये जो नोट है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज। मतलब सरकार ने कह दिया है, तो हम सभी ने इसे मान लिया है। यानी कि इस कागज पे क्या है? सोवरन गारंटी है, किसकी? भारत सरकार की। इतनी बात आपको समझ आ गई, है ना? अब इन दोनों कागजों में आपको अंतर समझ आ रहा है ना? दोनों पर फोटो तो गांधी की लगी हुई है, पर दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसे भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो कागज है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 500 रुपए के जितनी है। ठीक है। अब उसी प्रकार से भारत सरकार ने एलआईसी को सोवरेन गारंटी दी हुई है। ये सर्टिफिकेट आप इस पे पिक्चर पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एलआईसी हैज सोवरेन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार ने एलआईसी का एक एक्ट है, अधिनियम है 1956, उसके सेक्शन 37 के हिसाब से एलआईसी को सोवरन गारंटी या फिर संप्रभु गारंटी दी हुई है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि भारत सरकार ने एलआईसी को ये जो गारंटी दी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए देश में, कोई युद्ध हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, लाख मुसीबत आ जाए, पर जो आपने पॉलिसी ली हुई है ना, एलआईसी की जो भी पॉलिसी आपके पास है, उसकी गारंटी भारत सरकार ने ली है कि जितनी आपकी सम अश्योर्ड की वैल्यू होगी, जो मतलब बीमा धन हम जिसे कहते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने 10 लाख का बीमा करवाया हुआ है, तो उस सम अश्योर्ड की जो गारंटी है वो भारत सरकार लेती है कि कोई भी कठिन से कठिन अगर मुसीबत आ गई, तब भी आपका जो सम अश्योर्ड जितनी वैल्यू है वो देने की गारंटी भारत सरकार के द्वारा एलआईसी की तरफ से दी गई है। मतलब आपको आपके सम अश्योर्ड के जितनी वैल्यू तो हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। और ये जो सोवरेन गारंटी है, ये सिर्फ और सिर्फ एलआईसी को ही भारत सरकार के द्वारा दी गई है। किसी भी और कंपनी के पास ये सोवरेन गारंटी नहीं है। तो ये बात आप अच्छे से क्लियरली खुद भी समझ लो। साथ ही साथ यही बात आपने अपने जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, ग्राहक होगा जिससे आप पॉलिसी की बात करने जाओगे, तो उसे भी आपने ये समझानी है। इस चीज को याद कर लो। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है 37, और एलआईसी एक्ट है 1956। इसके हिसाब से एलआईसी को सोवरन गारंटी प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा। तो अब भाई अगर आपका क्लाइंट भारत सरकार को भी नहीं ना मानता, फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप दूसरा जो ग्राहक है उसको पकड़ लेना, है ना? तो इतने ज्यादा के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, फिर जो है उसको छोड़ो और नेक्स्ट ग्राहक से बात करो। अब दूसरे जो प्रॉब्लम आ जाती है ना कई लोगों के लिए, उनमें क्या होता है कि ना उनको एजेंट पर विश्वास नहीं होता। कंपनी पर तो चलो विश्वास है ना, पर उनको एजेंट पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं हर क्षेत्र में, जो है ऐसे लोग, हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं ना। कई बार जैसे हम अगर दुकानदार से भी सामान कुछ खरीदते हैं, कई अच्छे होते हैं, अच्छा सामान देते हैं, कई खराब सामान भी दे देते हैं, है ना? तो फिर हमारा क्या होता है? विश्वास उठ जाता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, इस दुकानदार से हम अब सामान नहीं लेंगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने सामान
लेना ही बंद कर देना है ना। तो उसी तरह से एजेंट भी, अगर मान लो कि एक एजेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका विश्वास थोड़ा सा इससे डगमगा सकता है। पर ऐसे केस में आपने उनको विश्वास में लेना है। पहले तो उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट तो चलो बता दिए, वो तो आपको अब जानकारी हो चुकी है। पर अब आपने अपना विश्वास उसको कैसे बनाना कैसे है, देखो आपने ना सबसे पहले तो अपना उसको परिचय देना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, बताना है कि जी मैं ऐसे ऐसे एजेंट हूँ या बीमा सखी हूँ, और मैंने इस समय में, मतलब इतने समय में, इतने इस साल में एजेंसी ली है, इतना मैं काम कर चुकी हूँ, है ना। मतलब जो भी आपका परिचय है वो आपने बताना है। फिर आपने अपना पहचान पत्र यानी कि अपना आईडी कार्ड, जो आपका एलआईसी एजेंट का या बीमा सखी का आईडी कार्ड है, वो दिखाना है। अगर अभी आपके पास वो है नहीं, तो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर विकास अधिकारी को कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि मुझे मेरा आईडी कार्ड जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि लोग जो है मेरे से मांगते हैं, कहते हैं कि दिखाओ अपना आईडी कार्ड पहले दिखाओ। तो अपने अधिकारी को, विकास अधिकारी को आज ही कांटेक्ट करके और जल्दी से जल्दी अपना पहचान पत्र, उसे कहो कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरा पहचान पत्र दो। ठीक है। फिर आपने अपना जो भी एलआईसी का कार्यालय का पता उसको बताना है। आपने बताना है कि मैं इस एलआईसी शाखा से जुड़ी हुई हूँ, जो भी जहां का भी एड्रेस होएगा वो आपने बताना है। और देखो कि ये जो आपका आईडी कार्ड है ना, वो इस तरह से कुछ होगा। तो ये जब भी आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने ग्राहक से मिलने जाए ना, तो हमेशा इसको गले में डाल के या फिर पर्स में डाल के लेके जाएं, ताकि आपकी, क्योंकि देखो अब ये एलआईसी जो है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है। आप एलआईसी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको लोग कैसे जानेंगे, एलआईसी एजेंट या फिर एलआईसी बीमा सखी के रूप में जानेंगे। तो हमेशा जब भी किसी से बात करने जाएं, तो इसे, जैसे आप मोबाइल अपने साथ हमेशा रखते हो ना, तो वैसे ही आपने अपना आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ रखना है। तो ये बात आज से अपनी अच्छे से गांठ बांध लें आप। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एजेंट पर विश्वास नहीं है, चलो अपनी इंट्रोडक्शन तो आपने दे दी। अब क्या है कि इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के ना और भी काफी सोल्यूशन है। देखो जैसे एजेंट पर विश्वास नहीं था उसने, है ना, तो आपने अब उसे बताना है कि भाई ठीक है, एजेंट पर अगर विश्वास नहीं है, आपका एजेंट पिछला वाला जो था अगर आपके पैसे लेकर भाग गया है या आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, तो कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, जो प्रीमियम उससे लेना है ना, उसे कहना है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे कैश के रूप में ना प्रीमियम दे, चेक के रूप में दे दें। ठीक है, क्योंकि देखो चेक पे तो एलआईसी ऑफ इंडिया का नाम लिखा होएगा, तो वो आप तो उसे उसका पैसा नहीं निकलवा सकते, तो इसलिए उसे कहें कि आप कोई बात नहीं, प्रीमियम जो है वो चेक के रूप में दें, कैश के रूप में उससे प्रीमियम ना लें। ठीक है। फिर जो उसे ना मासिक प्रीमियम यानी कि मंथली प्रीमियम भरने की सलाह दें, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका जो बैंक डिटेल आप सारा फॉर्म वगैरह में फिल कर देंगे, और उससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो प्रीमियम है ना, वो हर महीने उसके अकाउंट से खुद ही कटता रहेगा, इसमें एजेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब एजेंट के पास तो पैसा जाएगा ही नहीं, है ना। तो उसे आप कहना कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से खुद ही हर महीने कटता रहेगा, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात, कि प्रीमियम का भुगतान अगर उसे लगता है, तो उसे आप कहें कि आप प्रीमियम का भुगतान खुद कर दिया कीजिए, है ना। देखो पहले तो एलआईसी ब्रांच में जाना पड़ता था प्रीमियम जमा करवाने, पर अब जो है गूगल पे से या फिर पेटीएम से या फिर यूपीआई के द्वारा बहुत सारी ऑप्शंस है, मतलब ऑनलाइन वे में भी प्रीमियम आराम से भरा जा सकता है। इतना आसान हो चुका है ना, कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उससे भी इजी हो चुका है एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान करना। तो गूगल पे से या फिर यूपीआई, जो भी मतलब ऐप वो यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की, उसकी हेल्प से प्रीमियम भुगतान आराम से किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपने उसे बतानी है, गाइड करनी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सैड कस्टमर को, सैड क्लाइंट को कैसे एक हैप्पी क्लाइंट में बदलेंगे। क्योंकि देखो मैं तो आपको ये सारी चीजें गाइड कर सकती हूँ, अब इसमें आप अपना टैलेंट ऐड करेंगे कि कैसे आपने अपने जो ना करने वाला एजेंट था उसकी, उसको हाँ में आपने कैसे बदल दिया। ठीक है ना। अब एंड में मैं कहूंगी कि जितनी भी आपकी समस्याएं आती हैं, आपत्तियां आपको फेस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, जो भी प्रश्न आपके हैं, वो हमेशा मेरे से आप साझा करें, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं।
ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को नो प्रॉब्लम में बदलने की मैं पूरी कोशिश करूं। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपत्तियां हैं, उनको कोशिश ऐसे की जाएगी कि उनको सॉल्व किया जाए, उनके सभी के जवाब आपको दिए जाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।